टेलीफोन पंचदेवी चिकित्सा महासम्मेलन का आज द्वितीय दिवस और इसका आध्यात्मिक क्षेत्र है। सभी व्यवस्थित भाई एवं बहनों से कहूँगा शांतिपूर्वक बैठ जाएं, अपना स्थिति ग्रहण करें, हलचल बंद करें। इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आज विषय है गौ का स्पर्श। गाय के स्पर्श से हमें क्या लगता है, इसकी वैज्ञानिकता क्या है। इस विषय पर जितनी समझ मुझे बनी है उसके कुछ अंश प्रस्तुत करूँगा। सभी लोग श्वास लें और छोड़ते हुए लंबा प्रकार करना। इस वर्ष में दो अदृश्य गवियों पर काम करना है। पहला विषय गाय का आगमन, जिस पर कल कुछ प्रस्तुति रखी है, और आज है गौ का स्पर्श। ये दो गव्य हैं, अदृश्य है उनकी क्रियाएं, और इसका चिकित्सीय उपयोग हमें सीखना है। इस विषय पर कल से मैं चिंतन कर रहा हूं, तो जो मुझे विषय समझ में आया कि इस पर एक गहरा अभ्यास हम सभी का होना चाहिए। और इसके लिए मैंने नियोजित किया है कि जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में, मकर संक्रांति के पहले, जिन लोगों ने इस सत्र में भाग लिया है उनके लिए 3 घंटे की एक ऑनलाइन अभ्यास कराने की योजना मैंने बनाई है। आप सभी को एक सूचना दे दी जाएगी। इसमें एक दिवस 3 घंटे का ऑनलाइन सत्र होगा, जिसमें गौवंश के आभा मंडल का हमारे जीवन में चिकित्सीय उपयोग कैसे हो सकता है, और आप इसमें प्रोफेशनल कैसे बन सकते हो। और आज का जो विषय रखने जा रहा हूं, ये विषय बहुत लंबे हैं, इनको 1 और 1.5 घंटे में समेटना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक खंड प्रकाशित है, दूसरा खंड संवाद के रूप में रखने जा रहा हूं, और इन दोनों खंडों पर अभ्यास मैं चाहता हूं ऑनलाइन आपका करा दूं, ताकि इसको एक व्यावसायिक रूप आप दे सकें। विदेशों में इसके प्रति कई देशों में जागरूकता फैली हुई है। लेकिन यह अभ्यास उन्हीं लोगों को मैं करा सकता हूं जिन लोगों ने इस सत्र में भाग लिया है, क्योंकि वहां भी आधारभूत चीजों पर अभ्यास कराना मुश्किल है। इसकी क्या व्यवस्था हो सकती है, मैं बात करूंगा प्रबंधन टीम से कि कैसे आपकी पहचान हो और 3 घंटे
का ऑनलाइन अभ्यास कैसे। अब मैं विषय पर आता हूं कि गाय का स्पर्श। कभी कभी जब मैं बड़ी बड़ी गौशालाओं में जाता हूं संयोग से, और वहां बड़े बड़े मनुष्य लोग, तो वहां पर एक भावना रहती है कि गाय को बांधा नहीं जाए, गाय स्वतंत्र रहे, खुली रहे। और दूसरी बात उसमें आती है कि गाय को नाथा नहीं जाए, नाथने की आवश्यकता नहीं है। ये दो चीजें बड़ी प्रबलता के साथ मुझे सुनने को मिलता है। इस पर पिछले कई वर्षों से मैं अध्ययन कर रहा हूं, एक सोच तैयार कर रहा हूं कि आखिर क्या कारण है कि हमारे पूर्वजों ने गाय को बांधा। गाय की इतनी शरण है कि उसे बांधने की आवश्यकता नहीं है, फिर उसके गले में रस्सी लगाने की आवश्यकता हमारे पूर्वजों ने क्यों महसूस की, या फिर उन्हें नाथने की आवश्यकता क्यों पड़ी। और ये जो दो विषय हैं, गौ स्पर्श का विषय है, ये दोनों चीजें इस विधा में एक समझ में। कल जिस विषय पर मैंने संवाद किया कि हमारा जो शरीर है यह 200 प्रकार की कोशिकाओं के समूह से बना हुआ है, और प्रत्येक समूह सुचारू रूप से चले इसके लिए उसका एक स्वयं का आहार है। मैं उदाहरण के लिए एक विषय रख सकता हूं। आप में से कुछ लोग जिनको मैकेनिज्म का थोड़ा ज्ञान होगा, आपने देखा होगा कि गाड़ी में एक गियर बॉक्स होता है। गियर बॉक्स का जुड़ाव इंजन से होता है। गियर बॉक्स को इनपुट एक ही मिलता है, एक ही आरपीएम मिलता है इंजन से, लेकिन आवश्यकता अनुसार वह गियर बॉक्स गति को, वाहन के गति को बदल सकता है, और बदलने की क्रिया कौन करता है? चालक करता है, ड्राइवर करता है। आप सभी गव्य पुराण में पहले से इस बात को जानते हैं कि हमारा यह भौतिक शरीर को गति विद्युतीय शरीर देता है, लेकिन उस विद्युतीय शरीर पर नियंत्रण आत्मा का होता है। तीनों का सम्मिलित स्वरूप यह शरीर है। ठीक उसी प्रकार से जैसे गाड़ी में गति तो इंजन से मिलता है, लेकिन गियर बॉक्स से उसकी गति को नियंत्रण मिलता है, और उस नियंत्रण की चाबी ड्राइवर के पास होती है। हमारा शरीर बिल्कुल ऐसा ही है। विद्युतीय शरीर गति उत्पन्न करने में सक्षम है, लेकिन उसकी चाबी आत्मा के पास होती है। आत्मा हमारे शरीर का ड्राइवर है। तो 200 प्रकार की कोशिकाओं के समूह से बना हुआ आभामंडल वाला यह शरीर, जहां से गति हमारे विद्युतीय शरीर से मिलता है, अर्थात ब्रह्म ऊर्जा, शिव ऊर्जा और विष्णु ऊर्जा से मिलता है। तीनों के सम्मिलित स्वरूप से मिलता है। सामान्यतः गृहस्थी में रहते हुए हमें बहुत सारे कर्म करने
भिन्न भिन्न जातियों के लोग, भिन्न भिन्न वर्ण के लोग, भिन्न भिन्न कर्मों से जुड़े होते हैं। कर्म करते हुए हमारे शरीर में छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती हैं, सूक्ष्म दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसी सूक्ष्म दुर्घटनाएं होती है जिसका आभास भौतिक शरीर को नहीं होता और कभी कभी तो विद्युतीय शरीर को भी नहीं होता। और इस सूक्ष्म दुर्घटनाओं के कारण हमारे शरीर का जो स्नायु तंत्र है, जिसकी संख्या 72,000 है, 72,000, इनमें अवरोध पैदा होता है। इनकी सप्लाई लाइन बाधित हो जाती है, कभी कभी अवरुद्धता भी आ जाती है और यहीं से उस कोशिकाओं के समूह में बीमारियां शुरू होती हैं। हमारे शरीर में कोई भी व्याधि अचानक बिल्कुल उत्पन्न नहीं होता है। शरीर बनती कोशिश लड़ाई करता है, लेकिन विशेष कोशिकाओं का समूह जब इस लड़ाई से हार जाता है तब उसमें विकार उत्पन्न होते हैं। और इस विकार का संबंध मुख्यतः शरीर के भौतिक स्वरूप और विद्युतीय स्वरूप दोनों के मिश्रण से होता है। एक उदाहरण के रूप में इसे समझा जा सकता है। कभी कभी जब हम लोग शयन करते हो और एक ही करवट, बहुत थकावट है, एक करवट लेट गए, रात भर उसी करवट लेटे गए, यह एक सूक्ष्म दुर्घटना है शरीर के लिए। और एक विशेष कोशिकाओं के समूह का रक्तदाब बाधित हो, तब हमारा शरीर इस दुर्घटना से लड़ता है, सुधारने की कोशिश करता है और सुधार भी लेता है। यह एक बहुत सूक्ष्म दुर्घटना है। हम नंगे पांव चलते हैं और चलते हुए हमारी पांव में कहीं कुछ भी चुभ जाता है। हम कहीं जाते हैं, कंधे पर, आजकल लोग बैग लेकर के कंधे पर डाल करके लेकर के जाते हैं। यह जीवन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अनुमान लगा सकते हैं। और हम बचपन से बच्चों के कंधे पर पता नहीं कितने केजी का बोझ डाल देते हैं। ये जो शोल्डर बैग है कितना खतरनाक हो सकता है, आप अंदाजा लगाओ कि ये जो दो क्षेत्र है, यहां से हमारे मस्तिष्क की सप्लाई लाइन जाती है, रक्त प्रवाह की लाइन यहां से जाती है, और आप शोल्डर बैग में वजन डालकर इन दोनों सप्लाई लाइन के ऊपर रख दो तो पूरे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है। यह एक दुर्घटना है जीवन में। हमारे बीच महाराज जी उपस्थित हैं। कृष्ण की नगरी उड़पी से जगत गुरु
श्री मध्वाचार्य महासंस्थान के श्री पेजावर अधोक्षज मठ के पूजनीय श्री श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी हमें आशीर्वचन देने के लिए प्रदान किया है। हम लोग इसको खड़े होकर पूज्य जी को स्वागत करेंगे। आप आसन ले लीजिए। अभी गुरु का सब हमारे जीवन में ऐसी सूक्ष्म घटनाएं प्रतिदिन हजारों की संख्या में होती हैं। जिसका आभास हमारे भौतिक शरीर को नहीं होता और कभी कभी विद्युतीय शरीर को भी नहीं होता है। और ये घटनाएं जब सतत बढ़ती हैं आगे, तब कोशिकाओं के समूह में ये बाधा उत्पन्न होती है और यही लंबे समय के बाद, लंबे अंतराल के बाद ये विकृतियां परिपक्व होकर के और व्याधि के रूप में दृष्टिगोचर हो जाता है। इसके लिए भौतिक औषधियां हैं, आयुर्वेद में असंख्य वनस्पतियां हैं, लेकिन इन विकृतियों को हम कुछ सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं। कल संवाद था गाय का आगमन और आज का विषय है गाय का स्पर्श, कि गाय के स्पर्श से हम इन विकृतियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान के स्तर पर यदि हम इसे समझने की कोशिश करें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारा शरीर जो खरबों कोशिकाओं से बना हुआ है, खरबों सेल्स से बना हुआ है, और उसके 200 से ज्यादा समूह हैं हमारे शरीर में। इन कोशिकाओं का अपना एक स्वतंत्र जीवन है। ये कोशिकाएं स्वतंत्र जीवन जी रही हैं और इनको जीवन यापन के लिए प्राण वायु की आवश्यकता है। अब यह प्राण वायु श्वास की क्रिया से फेफड़े से होते हुए, हृदय से गुजरते हुए हमारे शरीर के 72,000 नाड़ियों के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिकाएं श्वास लेती है और श्वास को छोड़ती है। उनका एक अपना स्वतंत्र जीवन है। इन छोटी छोटी दुर्घटनाओं के कारण जब हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां बाधित हो जाती है या नाड़ियों का समूह जब बाधित हो जाता है, तब पर्याप्त प्राणवायु कोशिकाओं को नहीं मिलता और उन्हें घुटन होती है और इसी घुटन के कारण कोशिकाओं के समूह में विकृतियां आती हैं, जिसको हम व्याधि कहते हैं।
इस कारण को यदि आप गहराई से समझ लो तो निवारण तो सरल है। चिकित्सा विज्ञान में सबसे मुश्किल काम है समस्या को समझना। यदि समस्या समझ में आ जाए तब निवारण व्यक्ति अपने विवेक से ढूंढ सकता है। लेकिन निवारण ढूंढने का ज्ञान और इसकी जो प्रक्रिया है वो मात्र आयुर्वेद के पास है। इसलिए आयुर्वेद का कोई निपुण वैद्य या सिद्धर कभी भी निर्धारित समीकरण पर काम नहीं करता। चिकित्सा के समीकरण का निर्धारण भी नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में जितने भी लोग हैं सभी अपने आप में अनूठ हैं। एक जैसा दो व्यक्ति आप संसार में नहीं ढूंढ सकते। एक ही जैसा व्याधि कई लोगों में नहीं ढूंढ सकते। इसलिए मूल आयुर्वेद, पारंपरिक आयुर्वेद में पारंपरिक वैद्य के पास कोई निर्धारित समीकरण नहीं होता। वह तो व्याधि और व्यक्ति के अनुरूप समीकरण को बनाने की क्षमता रखता है। इसलिए आज आप दुनिया में देखो, जितने भी निर्धारित समीकरण पढ़ने वाले डॉक्टर्स हैं, इनके पास जब कोई ऐसी समस्या आ जाती है जो उनके शब्दकोश में नहीं है, तब उनके पास उत्तर होता है कि यह तो असाध्य है। आयुर्वेद में कुछ भी असाध्य नहीं होता। असाध्य शब्द नहीं है आयुर्वेद में। तो हमारे शरीर की कोशिकाओं की सप्लाई लाइन का बाधित हो जाना, उस बाधा को निकालना, कैसे निकालोगे? ये सोच यदि बन गई आपकी, तब आपके जीवन में भी कोई भी व्याधि अशांति नहीं हो सकता। और इसी प्रक्रिया में हम गौ मां के स्पर्श को ले सकते हैं कि मात्र गाय के स्पर्श से कोशिकाओं की सप्लाई लाइन में जो बाधा उत्पन्न हुआ है, इसको हम निकाल सकते हैं। यहां पर एक जो बड़ा मुश्किल है, वो मुश्किल है आधुनिकता। आधुनिकता के कारण भी कभी कभी बहुत छोटी छोटी दुर्घटनाएं हमारे शरीर में होती है। जैसे हमारे घर के अंदर फ्रिज है या रेफ्रिजरेटर है, जो पानी को ठंडा करता है, और ठंडा पानी पीने का प्रचलन जब से आधुनिक विज्ञान आया है तब से भी चला है। यदि हम आयुर्वेद की दृष्टिकोण से देखें, तब हम अपने शरीर में अपने शरीर के तापमान से कम वाली किसी भी वस्तु का भक्षण नहीं कर सकते। तो हमारे शरीर का जितना तापमान है, शरीर के बाहरी हिस्से का जितना तापमान है, अथवा हम कह सकते हैं कि वायुमंडल का जितना तापमान है, उस तापमान से कम तापमान वाले किसी भी ठोस वस्तु या तरल वस्तु का भक्षण नहीं कर सकते। लेकिन हम आधुनिकता के चक्कर में पड़कर इसका भक्षण करते हैं। यह शरीर की कोशिकाओं में एक दुर्घटना है। ऐसी बहुत दुर्घटनाएं मिल जाएगी जिसका आभास से होता है। तो ये जो बाधा है, कोशिकाओं के समूह में प्राणवायु के सप्लाई लाइन की जो बाधा है, मात्र गौ स्पर्श से इस बाधा से बाहर निकला जा सकता है। गौवंश के शरीर का एक एक अंग और उस पर स्पर्श
बहुत बड़ा विषय है। मैकेनिज्म के आधार पर हम यदि अपने शरीर को समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा हृदय है। हृदय का एक अपना आभा मंडल है और हृदय के पास अपनी एक विशेष कोशिकाओं का समूह है और उसके संचालन के लिए ऊर्जा तरंगे एक निर्धारित परिधि पर और निर्धारित गति पर घूम रहे हैं। जब तक उनकी घूर्णन गति सूर्य के आधार पर चल रहा है तब तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही कोई बाधा आती है, जैसे हमने ठंडा पानी पिया, ठंडा पानी हमारी ग्लास में से होते हुए आमाशय तक पहुंचने से पहले हृदय को छू लेती है, हृदय के साथ उसका स्पर्श होता है और हृदय को संतुलित करने वाली जो ऊर्जा तरंगे हैं उनकी गति में बाधा उत्पन्न करती है। चलो एक बार होता है हृदय संभाल लेगा, 2 बार होता है हृदय संभाल लेगा, 3 बार ऐसा हुआ हृदय संभाल लेगा, लेकिन यदि एक दिन में कई बार ऐसी छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती है हृदय के साथ तो निश्चित रूप से हृदय उसको संभाल नहीं सकता और उनकी घूर्णन गति, ऊर्जा तरंगों के घूर्णन गति में बाधा उत्पन्न हो जाती है और यही से फिर हृदय की व्याधियां जनित होती है। गाय हमारी क्या मदद कर सकता है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी दुर्घटनाएं तो होती रहती है जीवन में, हम ऐसी छोटी छोटी बातों पर अपनी समझ नहीं बना पाते। एक बार मेरा एक वनवासी गांव में प्रवास था, तो वहां मैंने एक चीज देखी कि जो हमारे वनवासी हैं जिनके घरों में आज भी गौवंश है, तो सामने जब गाय आती है और जो गाय क्षीर प्रदान करने वाली है उनको हमारे वनवासी गले में रस्सी लगाते हैं और रस्सी लगाने की एक बड़ी अद्भुत प्रक्रिया देखी और फिर उसका विश्लेषण जब शुरू किया तो एक बहुत बड़ा विज्ञान समझ में आया कि जब गाय आती है और जब वनवासी उनको रस्सी लगाते हैं तो एक हाथ नीचे जाता है और दूसरा हाथ ऊपर आता है और बिना नियोजन के वह व्यक्ति गौपालक रस्सी लगाने के नाम पर गाय को गले लगा देता है। तो गाय को गले लगाने से क्या हुआ? गाय का गला और उसके पास है उनका पुट्ठा। ये जो पुट्ठा है यह सूर्य से चलने वाली ये ऊर्जा है जो मात्र तरंग के रूप में है और ऐसी तरंगे ग्रह और उपग्रह से जो परिवर्तित होकर के धरती पर आ रही है, इन सबका शोषण करने वाला तंत्र है। तो जब इस शोषण करने वाले तंत्र के पास रस्सी बांधते समय जो हमारा मस्तिष्क उससे स्पर्श होता है तो हमारे मस्तिष्क की सारी रक्त नलियां एक्टिवेट हो जाती हैं और जो कुछ भी जीवन में छोटी छोटी घटनाएं घटी है जिससे मस्तिष्क के अंदर की कोशिकाओं के समूह में बाधा उत्पन्न हुई है, ये बाधा खत्म हो जाती है। और प्रतिदिन कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो कभी भी उसका मस्तिष्क, उसके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की विकृति नहीं हो सकती है।
बहुत सारे वनवासी गांवों का भ्रमण करते हुए मैंने जो एक सर्वेक्षण किया कि ऐसे परिवार में और ऐसे लोगों में किसी भी प्रकार की मस्तिष्क की समस्या नहीं है। आप भी चाहो तो एक सर्वेक्षण करके देख लो कि पागलपन की बीमारी है। आज की भाषा में कहूं तो माइग्रेन की बीमारी और डिप्रेशन की बीमारी मैंने किसी ऐसे व्यक्ति में नहीं देखा जो गाय को रस्सी लगा दे। कितनी गहरी चिकित्सा व्यवस्था को हमारे जीवन में इतनी सरलता के साथ हमारे पूर्वज ऋषियों ने लगा दिया, उतार दिया कि जैसे छोटी छोटी दुर्घटनाओं में हमें आभास नहीं होता, वैसे वैसे चिकित्सा के ऐसे छोटे छोटे प्रकल्प का हमें आभास नहीं होता और हम ऐसी विकृतियों से बच जाते हैं, बचे हुए रहते हैं। आज आप शहरों में शहरों के लोगों को देखो, आप बड़े बड़े शहरों की इतनी हालत खराब है। प्रत्येक 100 में 2 व्यक्ति, ये मैं मध्य स्तर के शहरों की बात कर रहा हूं, कि प्रत्येक 100 में 2 व्यक्ति माइग्रेशन या डिप्रेशन का शिकार है। और दिल्ली जैसे ज्यादा है, दिल्ली जैसे नर्क पर अगर मैं बात करूं तो 25 से 30% लोग माइग्रेशन, डिप्रेशन या स्लीपलेस की बीमारी से परेशान हैं। स्लीपलेस, नींद नहीं आती, ये तो आधी जनसंख्या को जो लोग नर्क में रहते हैं। लेकिन आप भारत के गांव में चले जाओ, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा आज भी जो डिप्रेशन, माइग्रेन का नाम भी जानता है और नींद के लिए वो तारे गिनता, कोई नहीं कर सकता। कारण भले ही आज उसका परिवार गाय से जुड़ा हुआ नहीं है, गाय नहीं है उसके पास, लेकिन उनके पूर्वजों ने जो ये क्रियाएं की है उसका जेनेटिक प्रभाव अभी भी है और कई पीढ़ियों तक है। तो ये गाय के स्पर्श का जो विषय है, ये केवल मात्र इस जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका प्रभाव कई जीवन तक होता है, कई जन्मों तक इसका प्रभाव होता है। अब मैं विषय पर आता हूं कि गाय के विशेष अंगों के स्पर्श का लाभ हम कैसे ले सकते हैं और स्पर्श करने की एक व्यवसायिक क्रिया क्या हो सकती है। स्पर्श का जब आप एक कमर्शियल मॉडल लॉन्च करोगे तो इसमें कई चीजों को निर्धारित करना पड़ेगा, एक निर्धारण बनाना पड़ेगा, एक तरीका बनाना पड़ेगा जो पहले से विश्लेषित किया हुआ है। तो ऐसा एक निर्धारण जिसका विश्लेषण मैंने किया है, यह विश्लेषण मैं आपके सम्मुख अभी रखूंगा। एक और चरण है जिस चरण पर शायद आज मौका नहीं मिले बात करने का, उतना समय नहीं होगा, कि मात्र गौ का स्पर्श नहीं, गाय के गव्यों का स्पर्श भी बहुत अद्भुत है। लगभग भारत में मेरा प्रवास चलते रहता है और बहुत सारे कमेंट भी सुनने को मिलते हैं, जैसे हम लोग भाषण लगाते हैं, चंदन लगाते हैं,
और जैसे आज मुझे आप देख रहे हो कि केवल ललाट में नहीं बल्कि मेरे शरीर के कई हिस्सों में भस्म लगा हुआ है। तो गाय इतनी अद्भुत है कि स्वयं उसके स्पर्श से हमारे कोशिकाओं के समूह की बाधा दूर हो जाती है। गाय के गव्य भी ऐसे अद्भुत हैं कि उनके स्पर्श से ही ऐसी विकृतियां खत्म हो जाती है। जब आप शरीर रचना विज्ञान को गहराई से पढ़ोगे, हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों का जो पकड़ जाल है उसको जब आप पढ़ोगे तो देखोगे कि ये दो कंधों से जो नसें आ रही है वह उठते हुए और यहां से इस प्रकार से मस्तिष्क के अंदर प्रवेश होती है। और यह भी एक कारण है कि जब हम भस्म को पूरे ललाट में लगाते हैं तब ये नसों में आई हुई बाधा दूर हो जाती है। हमारे शरीर में सारा विषय नहीं रह सकता, लेकिन कुछ उदाहरण के तौर पर मैं रखता हूं कि हमारे शरीर में एक अंग है जिसका नाम है यकृत, लीवर। हमारे शरीर का यकृत प्लानिंग कमीशन है, या दूसरा नाम यदि मैं कहूं तो हमारे शरीर का श्मशान घाट है, बाजियारी ग्राउंड। दोनों काम करता है यकृत। तो यकृत का नियंत्रण हमारे शरीर में बाहर कहां पर है? हमारे शरीर में यकृत का नियंत्रण यहां पर है। इसलिए आप देखोगे योगी लोग यहां पर भस्म लगा रहे हैं। हमारे शरीर में जो ब्रह्म ऊर्जा है उसका नियंत्रण कहां पर है? यहां पर है। इसलिए हम यहां पर भस्म लगाते हैं। ये कुछ छोटे उदाहरण थे कि क्यों लगा रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ आध्यात्मिकता वाली बात हो, लेकिन मैं तो इससे सीधे अपने शरीर की रचना और क्रिया विज्ञान के संतुलन से जोड़कर देखता हूं, और इसीलिए मैं इस भस्म को अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर धारण करता हूं। तो गाय अकेले नहीं, गाय के शरीर से निकलने वाला प्रत्येक गव्य इतना अद्भुत है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं के समूह के बाधा को निकालने में पूरी तरह से सक्षम है। इसलिए स्पर्श गाय का, और फिर इसके बाद विषय आएगा गाय की गव्यों का। गाय का गोमे का स्पर्श, गोमे को सुखा दो तो गौरी का स्पर्श, गौरी को जलाकर अगर कोयला बना दो तो उस कोयले का स्पर्श, भस्म का स्पर्श, गौमूत्र का स्पर्श, गौमूत्र से बनने वाली औषधियों का स्पर्श, गौमूत्र के वाष्पीकरण से निकलने वाली उस वाष्पीकृत वायु का स्पर्श, गैया के छील का स्पर्श, गैया के मजिगा का स्पर्श, मक्खन का स्पर्श, गाय के शरीर से निकलने वाला कोई भी गव्य, कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व का स्पर्श मात्र हमारे शरीर की विकृतियों को निकाल सकता है। अगला चरण चलेंगे कि आखिर स्पर्श कैसे किया जाए और कहां कहां पर किया जाए, शरीर के किस किस अंग पर किया जाए। तो हमारे शरीर की रचना और क्रिया विज्ञान और गाय के शरीर की रचना और क्रिया विज्ञान दोनों का जब तुलनात्मक अध्ययन करोगे आप, तब इसमें एक विषय मिलेगा कि हमारे शरीर के अंदर के तापमान से ज्यादा गाय के शरीर के अंदर का तापमान होता है। हमारे हृदय की धड़कन और गाय के हृदय की धड़कन में अंतर है।
गाय की अपेक्षा हमारा शरीर सूक्ष्म है, छोटा है। गाय का शरीर हमारे शरीर की तुलना में विशाल है, लेकिन दोनों के धड़कन में एक अंतर है कि हमारा धड़कन जो है बहुत तेज होता है, लेकिन गाय के हृदय का जो धड़कन है शांत और सरल होता है। हमारे शरीर में जो हृदय है, हृदय के धड़कन का आवेग बहुत होता है, और यह आवेग हमारी मानसिकता, हमारा चित्त और मन के आधार पर होता है। लेकिन गाय के शरीर में जो हृदय है, उनका धड़कन उस आधार पर नहीं होता, बल्कि सभी समय सरल और शांत भाव से धड़कता है। जब रस्सी बांधते हुए जब हम गाय को गले लगते हैं अनजाने में, तो क्या होता है? गाय के हृदय का जो स्थिरता वाला, सरलता वाला जो धड़कन है, स्पंदन है, इस स्पंदन से को जब हम अपनी भुजाओं से लगाते हैं, तब वह स्पंदन स्थानांतरित होकर के हमारे हृदय के धड़कन को गाय अपने हृदय की धड़कन की तरह शांत और सरल कर देती है। इसलिए जो लोग अनजाने में गाय को रस्सी लगाते हैं, मैंने देखा है ऐसे लोगों के जीवन में कभी हार्ट अटैक की बीमारी नहीं आती। ऐसे लोगों को कभी हार्ट अटैक नहीं होता। अब ये क्रिया अनजाने में गांव का व्यक्ति कर रहा है, इसी को हम चाहें तो एक प्रोफेशनल स्वरूप दे सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को हृदय की बीमारी है और वह औषध नहीं लेना चाहता है, तो एक निर्धारित समय पर गाय को गले लगाए। विदेश के लोगों ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया है। इसीलिए आप देखो, अमेरिका है, नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, वहां पर काऊ कडलिंग शुरू हुआ है। और इस काऊ कडलिंग जो शुरू हुआ है, ये डाटा जो है मैंने वहां से मंगाया है, तो आप देखो यूएसए में प्रति घंटे 6,657 रुपए का दर है। 6,657 रुपया आपको पे करना पड़ेगा 1 घंटे तक गाय को गले लगाने का। यहीं पर यूनाइटेड किंगडम की बात करूं तो वहां पर अभी रेट चल रहा है 11,362 रुपए प्रति घंटे, यानी एक बार लगाने के लिए। स्विट्जरलैंड का जो रेट चल रहा है वो 2 घंटे का पैकेज देते हैं, 8,928 रुपए। नीदरलैंड में 3 घंटे का पैकेज है और उसके लिए उनको पे करना पड़ता है 4,947 रुपए। ये कुछ उन देशों के आंकड़े हैं जिन देशों के बारे में हम कहते हैं कि ये बहुत ही विकसित हैं। हमारे यहाँ क्या स्थिति है? आधुनिक विज्ञान और पढ़ाई के चक्कर में स्थिति इतनी खराब है कि गाय के पास हमारे बच्चे जाने में नाक बंद करते हैं। अब थोड़ी थोड़ी जागरूकता शुरू हुई है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका का देखा देखी हमारे यहाँ होता है, तो अब वहां ये काम शुरू हुआ है। तो यहां भी भारत में कुछ गौशालाओं ने ऐसी पहल की है गाय को लगाना। लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है। मात्र गाय को लगाने, गले लगाने की बात नहीं है, गाय के एक एक अंग के स्पर्श का अद्भुत विज्ञान है। जैसे मैं एक दूसरे उदाहरण कर सकता हूं कि अगर हमारे शरीर में मिनरल डिफिशियंसी है, हमारे शरीर के तत्वों में
यदि कुछ कमी हो गई है और हम गाय के स्पर्श से उस कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो आप मरीजों से गाय की नाभि को स्पर्श कराइए। गाय का जो निचला हिस्सा है, नाभि से आगे और नाभि से पीछे, यदि निर्धारित समय तक यदि गाय के नाभि के आसपास के हिस्से को स्पर्श किया जाए तो हमारे शरीर के अंदर का मिनरल डिफिशियंसी खत्म हो जाए। गाय सक्षम है, स्थानांतरित कर देती है, क्योंकि अंततः शरीर का प्रत्येक सेल सूक्ष्म है, हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते और उनकी गति बहुत तीव्र होती है। उसी प्रकार से यदि हमारे शरीर में, आयुर्वेद की भाषा में कहूं तो पित्त विकृति ये भी है। यदि हमारा पित्त विकृत है, आज की आधुनिक भाषा में कहूं तो हमारा बॉडी यदि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो क्या करोगे? यदि टॉक्सिक बॉडी वाला कोई मरीज आता है, तब आप उनको कह सकते हैं कि आप गाय के उस हिस्से को स्पर्श कीजिए जिसके आसपास से गाय गोबर और गोमूत्र प्रदान करती है, यानी पिछले पांव का ऊपर वाला हिस्सा, पिछले पांव का कंधा वाला हिस्सा, ये दो हिस्से जहां पर हम गाय को तिलक लगाते हैं, जहां पर हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि वहां पर लक्ष्मी जी का वास है, अर्थात प्राण वायु जहां पर उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र का स्पर्श किया जाए तो हमारा जो बॉडी टॉक्सिक है वो रिलीज हो जाता है और शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जिन बीमारियों में बॉडी बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है, ऐसे मरीजों से हम गाय के उस हिस्से पर स्पर्श करा सकते हैं। उसी प्रकार से ऐसे तो देखो बहुत बीमारियां हैं और हर बीमारियों के लिए जो है अलग अलग इलाजें हो सकती है, और इसीलिए मैंने सोचा है कि जो लोग इस सत्र में हैं, आपके लिए 3 घंटे का एक अभ्यास सत्र शुरू कर रहे हैं इन दोनों विषयों के ऊपर। वहां पर मैं काफी विस्तार से इस विषय पर बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर उदाहरण के रूप में कुछ बीमारियों पर बात करूंगा आपसे कि जैसे यदि किसी को लो ब्लड प्रेशर है, किसी मरीज के शरीर का रक्त दाब यदि कम हो गया है, गिर गया है, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे मरीज को आप कह सकते हैं कि आप गाय का दोनों अगला पांव, जहां पर हृदय से जुड़ता है, जुड़ाव होता है, उस हिस्से को सहलाएं। उस वहां पर अग्नि देव का वास है, अर्थात वहां पर फायर एनर्जी जनरेट होता है, और जब आप उसको स्पर्श करोगे तो हमारे शरीर का जो रक्त संचार की क्रिया है, जिसमें किसी भी प्रकार की बाधा है या उसका दबाव कम गया है, ये बिल्कुल ये विकृति खत्म हो जाती है। तो लो ब्लड प्रेशर, बहुत सारे लोग लो ब्लड प्रेशर के लिए गाय का अगला पांव, अगले पांव की जो दोनों भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं को का स्पर्श कीजिए। गाय के पास खड़े हो जाइए, एक हाथ को इधर से डालिए, दूसरे हाथ को इधर से डालिए और प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर खत्म होता है। हाई ब्लड प्रेशर यदि है, तब क्या करना है? तब आप उसी हिस्से को आप स्पर्श कीजिए, पिछला पांव का ऊपर वाला हिस्सा, ये ब्लड प्रेशर को कम करेगा। दूसरा बिंदु है उनका पुट्ठा, जहां जो कॉस्मिक एनर्जी का रिसीवर है, वहां यदि आप स्पर्श करते हो तो उच्च रक्तदाब, जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये खत्म होता है। कैंसर यदि किसी को है तो कैंसर में क्या होता है? त्रिदोष, कल मैंने इस पर जो है चर्चा की है कि यदि किसी भी व्यक्ति के शरीर में 10 वर्ष से ज्यादा त्रिदोष रहा तो यही त्रिदोष धीरे धीरे कर्क रोग में बदल जाता है, यानी कैंसर हो जाता है। तो त्रिदोष के निवारण के लिए क्या करना है? तो त्रिदोष के निवारण के लिए सबसे पहले गाय के गले को सहलाइए,
तो धीरे धीरे पुट्ठे तक आइए और पुट्ठे के बाद आप पूरे पीठ को सहलाइए और पीठ को सहलाते हुए उनके पूंछ तक जाइए, क्योंकि पूंछ के पास ताकत है कि किसी भी प्रकार का विष जो हमारे शरीर में है इसको हर लेना। तो ये कुछ उदाहरण थे जो गाय के स्पर्श से हमको मिलता है, लेकिन इसके अलावा एक और विषय है और उस विषय पर केवल एक ही उदाहरण जो है मैं रखूंगा आज के शब्द में, न समय नहीं है, और वह है कि गाय और गाय का पूंछ इतना अद्भुत है कि गाय के आभा मंडल में रहने वाले जितने भी विषैले जीव हैं, ऐसे जीव जिन जीवों के पास विष है, सर्प भी हो सकता है, कुछ कीट पतंग भी हो सकते हैं, तितैया भी हो सकता है, कई ऐसे तरह के छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। तो गाय के आभा मंडल में रहने वाला कोई भी जीव, मात्र समझने की भाषा में मैं कहता हूं कि किसी भी जीव के पास यदि असुरत्व का भाव है और वह गाय के आभा मंडल में यदि रह रहा है तब उसका असुरत्व का भाव खत्म हो जाता है। गाय के आभा मंडल में रहने वाला सर्प भी आपको दंश नहीं करेगा, ये गाय की पूंछ का प्रभाव है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आज मैं उदाहरण स्वरूप इन चीजों को यहीं पर छोड़ता हूं और अब आता हूं मैं अभ्यास की क्रिया पर कि कौन सी अभ्यास की क्रिया को आप एज ए प्रोफेशन लोगे और इसकी क्रियाएं कैसे करोगे। तो गाय के स्पर्श का जो मॉडल आपको बनाना है उसमें सबसे पहली बात है कि किस गाय का स्पर्श किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो विशुद्ध भारतीय नस्ल है केवल उनके पास ही ऐसा प्रभाव है। दोगली नस्लें आज भारत में बहुत ज्यादा है, इन नस्लों के पास ऐसा कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि विकृतियां आ सकती है। इसलिए सबसे पहला निर्धारण हो कि आज भारत में जो 100 से ज्यादा गोवंश विशुद्ध रूप में बची हुई है उसमें से कोई भी एक नस्ल का चुनाव कर सकते हैं। और बेहतर हो कि आप जिस जिला में रह रहे हो उस जिला की नस्ल का चुनाव करें, तब और भी अच्छा है। दूसरी बात, गाय प्रसन्न चित्त हो, गाय भूखी नहीं हो, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त ना हो। वह गाय अपने बछड़े को पूरा दुग्ध पान कराती है, ऐसी गाय का चुनाव करें। ऐसी गाय को हम स्पर्श कर बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है कौन सा व्यक्ति गाय को स्पर्श कर सकता है इस चिकित्सा के दृष्टिकोण से। किस व्यक्ति को गाय के अंगों के स्पर्श से लाभ मिल सकता है, उसके लिए सबसे जो पहला विषय है कि मरीज का पेट साफ होना चाहिए, मलबद्धता नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला विषय। तो जब भी आप किसी मरीज को गाय के स्पर्श के लिए बुलाएं तो आपके पास एक ऐसी व्यवस्था हो, कुछ ऐसी गाय हो जो इस पैरामीटर पर बिल्कुल फिट हो और आपके पास एक स्वतंत्र चारागाह हो, भले ही छोटा हो सकता है, भले ही 100 फीट बाई 100 फीट का हो सकता है, लेकिन वह चारागाह हो, सूखी भूमि ना हो, ऊषर भूमि ना हो, दलदल भूमि ना हो, भूमि शुष्क हो और उस भूमि पर घास उगे हुए हो। ऐसे वातावरण में, ऐसे छोटी चारागाह में गाय खड़ी हो। और जो व्यक्ति अपनी चिकित्सा के दृष्टिकोण से
उस गाय को स्पर्श करना चाहता है, उसका पेट पूरा खाली, मलबद्धता जैसी चीजें ना हो, तब आप क्या करोगे? गौ स्पर्श से पहले मरीज को तैयार करना पड़ेगा कि तुम गाय के स्पर्श के योग्य हो या नहीं। कभी सिद्धों को मालूम है, आपके पास पटोला नाम की बटी है, फिर किसी मरीज को गौ स्पर्श कराना है तो आप 2 दिन पहले से उसको पटोला बटी या बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जो पेट साफ कर देती हैं, तो आप उनको 2 दिन पहले से इसको दे करके उनका पेट साफ कराइए। और जब उसकी आंतों में जमा हुआ मल निकल जाए, खाली हो जाए, तब वह व्यक्ति गौ स्पर्श के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि कोई आया और जैसे ये यूरोप में ये चीजें चल रही है, उनके पास ये वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसमें से उनको आंशिक लाभ मिल रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पूर्ण लाभ की। तो पूर्ण लाभ के लिए आपको मरीजों को तैयार करना पड़ेगा और गाय को भी तैयार करना पड़ेगा। गाय को कैसे तैयार करना है इस पर बता दिया। अब मरीज को तैयार करना है। अब वो डिप्रेशन का शिकार हो, माइग्रेन का शिकार हो, वो कर्क रोग का शिकार हो, प्रमेह का शिकार हो, कुछ भी हो, मात्र आवश्यकता है कि उसकी दोनों आंतों में मलबद्धता न हो और शरीर के अंदर का जो तापमान है उसी तापमान का वह भोजन किया हुआ व्यक्ति। यानी कोई भी व्यक्ति अगर गौ स्पर्श के लिए आता है और यदि वो कोई ठंडी वस्तु आइसक्रीम खा करके आया है, उस गाय को स्पर्श करेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार का अप्राकृत भोजन यदि उसने किया है तो गौ स्पर्श से यह चिकित्सा का लाभ बिल्कुल नहीं है। इसके कई वैज्ञानिक आधार हैं जो मैं यहां समय बद्धता के कारण नहीं रख सकता हूं इस विषय को। तो शरीर यदि पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से भरा हुआ है, यदि वह बोतल, इतना सूक्ष्म यह विषय है, यदि बोतल बंद पानी पी करके कोई व्यक्ति गाय का स्पर्श करके चिकित्सा करना चाहे, बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके लिए उसको भूगर्भ का जल पीना पड़ेगा। तो 2-3 दिन पहले से आप उसके शरीर की तैयारी कीजिए कि उसके शरीर में किसी भी प्रकार का अप्राकृत वस्तु ना हो, और जो भी वस्तु वह ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, धारण कर रहा है भोजन के रूप में, प्यास के रूप में, ये सारी चीजें पूरी तरह से बायोटिक हो, प्राकृतिक हो। और इतना कुछ यदि आपने कर लिया तो फिर कोई बीमारी देखने की जरूरत नहीं है। उसी के निवारण के लिए तो वह स्पर्श के लिए तैयार हुआ है। तो ऐसा मरीज जिसको आपने 3 दिन पहले से स्पर्श के लिए तैयार किया है और ऐसी गौवंश को आपने तैयार किया है, ऐसा चारागाह यदि आपने बनाया है, तब 2 समय बहुत अद्भुत है जहां पर गाय अपने स्पर्श से हमारे शरीर के विकारों को क्षय कर देती है, और वह है सूर्योदय का समय अथवा सूर्यास्त का समय। सूरज की कोमल किरणें जब गाय के शरीर के ऊपर पड़ती है और मरीज के ऊपर पड़ती है, और ऐसे समय में मरीज गाय को जब स्पर्श करता है तो सूर्य की कोमल प्रकाश तरंगे शरीर के, गाय के शरीर के अंदर की ऊर्जा को हमारे शरीर के अंदर स्थानांतरित कर देती है। और लगभग ऐसी ही स्थिति सूरज के ओझल होते समय होता है, क्योंकि उस समय भी सूरज की किरणें सरल, नम्र और शीतल होती है। तो ये ऊर्जा के स्थानांतरण जो है सरलता, नम्रता और शीतलता के साथ होता है। स्पर्श करते समय मरीज भूखा ना हो, मरीज प्यासा ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। अब स्पर्श की क्रिया क्या हो सकती है?
जिससे ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, तो आप एक ऐसा छोटा चारागाह बना लें, खुला भी हो सकता है या चार दीवारें भी हो सकती है, बाउंड्री भी हो सकता है, उसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं है। गाय पहले से उस चारागाह में घूम रही हो या चल रही हो, साथ में यदि बछड़ा है तो बहुत ही सुंदर, और बछड़ा नहीं है तब भी ये क्रिया हो सकती है। और वहां पर मरीज जाए गाय के पास, लेकिन अचानक से गाय के पास नहीं जा रहा, कम से कम 100 मीटर की दूरी से इसको आरंभ कीजिए। मरीज जहां से प्रवेश कर रहा है उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में मरीज और गाय के बीच की दूरी लगभग 100 मीटर हो तो बहुत ही अच्छा है। और वहां से खड़े होकर के मरीज गाय को देखना शुरू करे। तो वहां से जब मरीज गाय को देखने की क्रिया शुरू करेगा, तो आप देखोगे गाय इतनी अद्भुत प्राणी है कि कुछ क्षणों के बाद या कुछ मिनट के बाद गाय भी उस मरीज को देखना शुरू कर देती है। यदि वो चल रही है तो अपना चारा छोड़कर, यदि वो बच्चे के साथ है तो बच्चे से ध्यान हटाकर उसका ध्यान मरीज पर केंद्रित हो जाता है। अब इसके लिए गाय को कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। वह सूर्य नारायण की ऐसी अद्भुत गौएं हैं जिनके पास मनुष्य के कल्याण का ये गुण पहले से रहता है। तो जब मरीज और गाय की आंखें आपस में मिल जाए, जब गाय लंबे समय तक मरीज को ऐसे देखते रह रही है, मतलब समझ जाओ कि गाय ने संकेत दे दिया है कि मैं आपकी इस क्रिया को स्वीकार कर रही हूं। यह स्वीकारोक्ति है कि आपको गाय ने परमिशन दे दिया कि आप यह स्पर्श की क्रिया कर लीजिए। और यदि गाय का ध्यान मरीज के ऊपर नहीं आया, दोनों का आंखें केंद्रित नहीं हुई, मतलब गाय ने आपको परमिशन नहीं दिया। अब चाहे तो आप कितना भी सहला लो गाय को, आपको कोई इससे लाभ नहीं मिल रहा है। तो अनुमति कैसे लेना और अनुमति कैसे मिलेगा? एक ही रास्ता है और वो है प्रार्थना। कि मरीज जब गाय के सामने खड़ा हो तो नम्र भाव से प्रार्थना करे कि मां के संबोधन के साथ कि आप मुझे स्पर्श करने की आज्ञा प्रदान करो। कैसी भी उग्र स्वभाव की गौ माता रहने दो, कितने भी उग्र स्वभाव की रहने दो, मलेनाड गिद्दा हो, कासरगोड हो, ये सब उग्र स्वभाव वाले हैं, कामगायन हो, ये सब उग्र स्वभाव वाले हैं। ऐसी उग्र स्वभाव वाली गौ माता के सामने भी आप कुछ मिनट तक खड़े होकर प्रार्थना करोगे, गौ माता अपनी आंखों में आपकी आंख को डाल देती है और डालकर एक संकेत देती है कि यह मुझे स्वीकार है। और तब आप धीरे धीरे मरीज को गाय के पास ले जाते, धीरे 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 ले जाइए और पहला स्पर्श मरीज करे गाय के गलकंबल। क्योंकि देखो, कोई भी बीमारियां जो जनित होती है हमारे शरीर में, वह पित्त के संचय के कारण होता है। सबसे ज्यादा 100% नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा बीमारियां होती है हमारे शरीर में पित्त के संचय के कारण। और गाय का जो गल कंबल है वो पित्त संचय की ग्रंथि है। गाय अपने चारे से पित्त को निकालकर, जल से पित्त को निकालकर और पाचन तंत्र में ना भेज करके अपने इस ग्रंथि में संग्रहित कर लेती है। यह ग्रंथि है
जो अवशोषण कर लेता है संचित और विकृत पित्त को, तो जैसे ही मरीज का पहला स्पर्श गाय के गल कंबल पर होता है, उसके शरीर का विकृत और संचित पित्त का अवशोषण क्रिया शुरू हो जाती है और गाय अवशोषण करके अपने उस ग्रंथि में ट्रांसफर कर देती है। तो यह स्पर्श की क्रिया यही से शुरू होनी चाहिए और चाहे तो मरीज लंबे समय तक गाय के गल कंबल को सहला सकता है और फिर धीरे धीरे जब गाय और मरीज का एक आत्मीय संबंध बन जाए तब मरीज का दूसरा हाथ गल कंबल के दूसरी तरफ जाए और फिर दोनों तरफ मरीज धीरे धीरे गाय के गल कंबल का स्पर्श करे। तो इससे जो सबसे पहला काम होता है कि हमारे शरीर का विकृत गाय अवशोषण कर देती है, लेकिन यह अवशोषण उनको नुकसान नहीं करता क्योंकि उस ग्रंथि का काम ही है अवशोषण करना। उस ग्रंथि से कोई भी चीजें, कोई भी रस गाय के पाचन तंत्र में नहीं जाता। इसलिए आप जो अपनी समस्या और विकृति को जो गाय को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें गाय के शरीर का कुछ भी नुकसान नहीं होता। और फिर धीरे धीरे मरीज का जो हथेलियों का जो स्पर्श है उसके कंधे पर जाना चाहिए, उसके पुट्ठे पर जाना चाहिए। जो सूर्य की अदृश्य ऊर्जाओं को ग्रहण करने वाला अंग है। सूर्य की किरणें जो विभिन्न ग्रह और ग्रहों पर जाकर परावर्तित होकर के आ रहा है, इसका अवशोषण करने वाला है, वहां पर जाना चाहिए। और जैसे ही हमारा स्पर्श गाय की उस कॉस्मिक एनर्जी रिसीवर के पास जाता है, हमारे मस्तिष्क की तरंगें, ऊर्जा तरंगें शांत, स्थिर और शीतल हो जाती है। और यहीं से मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का अवसाद, प्रेशर खत्म हो जाता है और फिर धीरे से मरीज का दाहिना हाथ उसके पीठ पर जाए और यह स्पर्श कंधे से शुरू होकर और पूंछ तक जाए। मात्र इतनी क्रिया करने से हमारे शरीर का त्रिदोष खत्म होता है। और यदि ये क्रिया हमने महीने में एक बार भी कर ली, ये मैं अपना अनुमान और अपना गणित बता रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति महीने में एक बार भी अगर गाय के स्पर्श की इस क्रिया को कर ले तो वो त्रिदोष से बच जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति यदि अपने शरीर को त्रिदोष से बचा ले तो कर्क रोग उसको जीवन में कभी नहीं हो सकता, यानी वो कैंसर जैसी बीमारियों से बच जाएगा। आज पूरी दुनिया कैंसर से भयभीत है, भारत भी भयभीत है कैंसर से। जो व्यक्ति कर्क रोग के बारे में जानता है वो कहीं भी भगवान के दरबार में, मंदिरों में या किसी गुरु के शरण में जाता है, उसके मन में पहला भाव आता है कि भगवान ऐसी बीमारियां मत देना। आपका प्रार्थना वहां स्वीकार भी हो सकता है, गारंटी नहीं है। लेकिन अगर गाय का स्पर्श आपने गल कंबल से पूंछ तक किया इस क्रिया के आधार पर, तो कभी कर्क रोग नहीं हो सकता। इस पर कोई बड़ा सर्वेक्षण हमारे पास नहीं है, लेकिन जो लोग जाने अनजाने में इस क्रिया को करते हैं, मैंने उस पर दृष्टिपात किया है, कोई भी कैंसर का मरीज नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति अपनी गाय को, अपनी गृहस्थी में रहने वाली एक या दो गाय जो भी वो रख रहा है,
कृषि के काम के लिए या बच्चों के दूध के लिए, और वो अपनी गैया को अगर हफ्ता में एक दिन या महीना में एक दिन भी अपने हाथों से नहलाता है, तो नहलाने की इस क्रिया में जो उसका स्पर्श है गाय के साथ, वह उसको कर्क रोग से बचा लेता है। क्योंकि कर्क रोग तब तक नहीं हो सकता जब तक कि लंबे समय तक शरीर में त्रिदोष टीका रहे। इसके साथ और भी एक दो बिंदु पर मैं बात करूंगा और उसके बाद आज के इस विषय को यहीं पर पूरा करूंगा। यदि किसी मरीज के पास कफ विकृति है, अभी विशेषकर मैं बच्चों में देख रहा हूं कि बच्चों में कफ विकृति बहुत ज्यादा है। एक अनुमान के आधार पर यदि मैं कहूं तो 100 में 98 यानी 98% बच्चों के पास कफ विकृति है। ऐसी कफ विकृति है जिसको आप समझ नहीं पाते और आजकल आधुनिक डॉक्टर भी नहीं समझ पाते। जैसे बहुत बच्चे आपको मिलेंगे बहुत ज्यादा नटखट, ओवर एक्टिव इसको नहीं कर सकते, समझने के लिए केवल ओवर एक्टिव कहा हो तो मां बाप तो समझते हैं कि मेरा बच्चा बहुत एक्टिव है, बहुत तेज है। ये तेज नहीं है, ये उसका कफ विकृति है। अगर बच्चे के स्वभाव में सरलता नहीं है तो आप इसको बहुत ज्यादा तेज मत समझो, ये उसकी कफ विकृति है। कफ ही है जो बच्चों को सरल बनाता है, कफ ही है जो बच्चों को सुंदर बनाता है, और कफ ही है जो बच्चों में नम्रता का भाव उत्पन्न करता है। यदि आपके बच्चे में नम्रता नहीं है तो बीमारी है, क्योंकि बच्चों का नम्र होना बचपन का स्वभाव है। तो बहुत ज्यादा बच्चा अगर उछल कूद करने वाला, तड़न भड़न करने वाला है तो आप सतर्क हो जाएंगे, उसके पास कफ विकृति है। और ऐसे बच्चों की संख्या भरी पड़ी है। मैं चिकित्सा करते हुए इन चीजों को महसूस किया है कि हमारे पास लगभग 100 बच्चे जब चिकित्सा के लिए आते हैं तो मुश्किल से 1 या 2 बच्चों का कफ से पीड़ित होता है। अब कारण पर नहीं जाऊंगा, समय की बात देता है। ऐसे बच्चों की ये जो कफ विकृति है, इसको आप कैसे ठीक करोगे? सरल है, सरल है कि आप उन बच्चों से गाय का पांव धुलवाइए। उन बच्चों को कहिए कि गाय का विशेष अंग पांव, चारों पांव पर जल ढाल के अपने हाथों से उसकी सफाई करें, क्योंकि गाय के पांव में कफ को संतुलित करने का अद्भुत गुण है। तो यदि आपकी गृहस्थी में गाय है और बच्चों में ये कफ विकृति है तो उनसे आप गाय का पांव धुलवाइए। आप देखोगे उनमें सरलता और नम्रता का भाव धीरे धीरे जागृत हो जाएगा। लेकिन कोई एक दिन धोने से नहीं होता है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। आप इस परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोई बच्चा यदि सुस्त है, देखो कफ विकृति का ये एक रोग है, ओवर एक्टिव होना। अब कफ विकृति का एकदम बिल्कुल डल है, हाँ बैठा है तो बैठा ही रहेगा, भूख लगी है फिर भी आलस्य से मां से भोजन नहीं मांगेगा। ऐसे ऐसे बच्चे आपको, यह कफ विकृति का दूसरा रोग है। तो ऐसे बच्चों की चिकित्सा कैसे करोगे आप? बस सरल है, गाय का पांव धुलवाइए उनसे। उनको कहिए एक हाथ में लोटे में जल ले और दूसरी
धीरे धीरे गिराकर दूसरे हाथ से गाय के चारों पांव को धोए। आप देखोगे अधिक से अधिक जो मैंने महसूस किया है, अनुभव किया है, 3 महीने में उस बच्चे के पास सरलता और नम्रता दोनों भाव आ जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन अब ज्यादा एप्लीकेशन पर मैं बात नहीं करूंगा। ये स्पर्श वाली जो प्रक्रिया जो हमने छोड़ी कि आभार और इस नम्र भाव के साथ वह व्यक्ति झुककर और गाय के दोनों अगले पांव में नमस्कार करे, या संभव हो तो साष्टांग नमस्कार करे और फिर धीरे से उठते हुए गाय से आशीर्वाद लेकर के और धीमी गति के साथ वह गाय के आभा मंडल से बाहर हो जाए। और यह लाभ उतना मिलेगा जितने समय तक वह व्यक्ति मौन व्रत का पालन करेगा। इस पूरी प्रक्रिया को हो जाने के बाद वह व्यक्ति जितने समय तक वार्तालाप नहीं करेगा उतना अधिक फायदा इसमें मिलता है। तो इस क्रिया को करने के बाद कम से कम 3 घंटे तक मरीज को कहिए कि कुछ ना बोले। नम्र, आंखों में नम्रता, पलक झुकी हुई और किसी भी स्थान पर किसी भी पेड़ की छांव में बैठकर वो मौन व्रत का पालन करे, ध्यान की मुद्रा है। और यदि इतना वह मरीज बार बार कर लेता है तो दुनिया का कोई रोग होने दो क्षय होता है। तो जो कैंसर के मरीज, प्रमेह के मरीज और ऐसे असाध्य बीमारियों के मरीज जो आपके पास आते हैं, उनके लिए आप भारत देश में अपनी गौशालाओं में ऐसी व्यवस्था प्रारंभ करते हैं। इस पर विशेष प्रशिक्षण का नियोजन मैंने कर लिया है अपने मन में। प्रबंधन टीम से बात करूंगा कि वो कब इसके लिए 3 घंटे का समय निकालेंगे, जिसमें आपका विशेष प्रशिक्षण इस विषय पर हो सके। तो ऐसे जो मरीज हैं जिनको मॉडर्न मेडिकल साइंस इनक्यूरेबल के शब्दकोश में रखा हुआ है, ऐसे मरीजों को आप पंचगव्य औषधियों के साथ साथ गाय के स्पर्श की इस तकनीक को लगा दो। उस व्यक्ति की जितनी आयु प्रकृति ने दी है उतनी आयु को वह सरलता और सहजता से निकाल देगा। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, एक क्षण के लिए पोस्टपोन नहीं होता। लेकिन जब तक प्रकृति ने जीवन दिया है, जब तक श्वास दिया है, उस श्वास तक हम अपने इस शारीरिक विकृतियों को, मानसिक विकृतियों को गाय के स्पर्श से कम कर सकते हैं या पूरी तरह से क्षय करा सकते हैं। तो ऐसे प्रकल्प, छोटे छोटे प्रकल्प, ऐसे छोटे छोटे चिकित्सा केंद्र खुलने चाहिए। और मैं इसीलिए बार बार आपसे विषय करता हूं और विगत कितने वर्षों से मैं कह रहा हूं कि भारत देश की सारी गौशालाएं या भारत देश के वे सारे किसान जिनके पास गौवंश है, अगर उन लोगों ने ऐसा अभ्यास शुरू कर दिया तो अधिक से अधिक 25 साल बाद का भारत निरोगी भारत होगा। पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन और विद्यापीठों का जो लक्ष्य है निरोगी भारत का, इस लक्ष्य को मात्र गौवंश के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए आपसे भी मेरे शिष्य हो, आदेश भी दे सकता हूं, लेकिन मैं आदेश नहीं देता, अनुरोध करता हूं। अपने लिए ना सही, आपको पैसे की आवश्यकता ना हो, ईश्वर करे, लेकिन
भारत राष्ट्र को निरोगी बनाने की दिशा में ऐसे छोटे छोटे प्रकल्प आप जरूर करें। और इस प्रकल्प को चलाने में कोई कानूनी बाध्यता नहीं आ सकती, कोई भी लीगल प्रॉब्लम नहीं आ सकता आपको। ये लीगलिटी से बहुत ऊपर है। कुछ जो अंधविश्वासी हैं इनके कमेंट मिल सकते हैं, लेकिन आप लोगे तब ना। मेरे ऊपर बहुत कमेंट होता है, मैं किसी का कमेंट लेता ही नहीं हूं। ना लेने का तरीका क्या है मालूम है? उत्तर ना दो मतलब नहीं है। व्हाट्सएप पर कमेंट आया, आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। चलते हुए गालियां पड़ गई, आप लोगे तब न लगेगी गालियां, आप लो ही मत, उसकी गालियां नीचे गिर जाएगी। इससे अलावा और कोई समस्या नहीं आ सकती। सरकार के कानून की तरफ से कोई समस्या नहीं आ सकती, सामाजिक कानून के आधार पर भी कोई समस्या नहीं आ सकती। इसलिए हे प्रबुद्ध गमशित भाई और बहनों, अपने लिए ना सही लेकिन इस भारत राष्ट्र को निरोगी करने के लिए गाय के स्पर्श की इस विधा, ये छोटे छोटे हजारों लाखों प्रकल्प इस देश में शुरू कर दो, ताकि आने वाला भारत और आने वाली हमारी पीढ़ियां निरोगी हो। और अमर अभिलामी राजीव दीक्षित की कल्पना थी निरोगी भारत, उसको हम साकार करते हैं। इसी के साथ और फिर इसमें बहुत सारे तकनीकी बिंदुओं पर मैंने चर्चा की है। जो लिखा उस पर चर्चा नहीं किया, जो नहीं लिखा वो संवाद के रूप में रखा। अब इसमें से एक ही विषय है अभ्यास कराने का, वो आपको मकर संक्रांति से पहले अभ्यास कराना। तो इसी के साथ मैं आज इस सत्र के संवाद को यही पूरा करता हूं। और आज हमारे बीच मंच पर परम आदरणीय जगत गुरु पधारे हुए हैं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि आप हमारे कर्मसिद्धों को आशीर्वाद प्रदान करें। और कुछ हमारे कर्मसिद्ध हैं जिन्हें आप प्रमाण पत्र